हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन साहनी है। मैं JRF कॉमर्स में एंड नेट इन मैनेजमेंट। आज से हम लोग एक नई लेक्चर वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी आपके UGC नेट एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, फोकस करते हुए स्पेशली ऑन पेपर 1। एंड आज हमने 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर उठाया है। चलिए आप भी अपने साथ अपना पेपर पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करते हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर आप रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। ये है आपका आंसर, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है? ये पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है, या आप कह सकते हैं ये एक मैप होता है आपकी रिसर्च का। ये ब्लूप्रिंट या मैप आपको गाइड करता है या आपको रास्ता दिखाता है और बताता है कि आपको अपनी रिसर्च कैसे करनी है, क्या डेटा कलेक्ट करना है, उसका सैंपल कैसे आपको चूज करना है, उसका स्केल ऑफ मेजरमेंट कैसे आपको चूज करना है, फाइनली उसको एनालाइज कैसे करना है। इतना सब कुछ आपका रिसर्च डिजाइन आपको बताता है। इसीलिए इसको एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलते हैं जिसके अंदर रिसर्च कंडक्ट करी जाती है। Moving on to the next question, that is, ऐसा time frame in which a study explores a situation or a problem is called। मतलब यहाँ पे सिंपली पूछा है वो कौन सा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप एक स्टडी को एक्सप्लोर करते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं या प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा या कौन सा इवेंट है। देखिए, इसका आंसर होगा रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स में आप सर्वे में कहते हैं कि आप जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक, जिस टाइम में आप अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं उस टाइम पीरियड को बोला जाता है कि ये मेरा रेफरेंस पीरियड है। तो इसका आंसर जो है रेफरेंस पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से पूछा गया है कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है कोरिलेशन एनालिसिस की। देखिए, कोरिलेशन का अगर आप यहां से मतलब देखें, इसका बेसिक इंटेंशन यही होता है कि ये फाइंड करता है क्या रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। अगर ये वेरिएबल ए है और बी, सपोज कर लेते हैं वेरिएबल ए जो है हमारा सैलरी है एम्प्लॉय का, ठीक, और वेरिएबल बी जो है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक, अब आप जानना चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर कि क्या आप सैलरी का इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन पे, तो उसके लिए आप कोरिलेशन यूज करेंगे। ठीक, तो इससे समझ आ रहा है कोरिलेशन जो है वो एसोसिएशन फाइंड करता है वेरिएबल्स के बीच में है या नहीं। Okay, next question is which of the strategies in the list given below will be associated with direct learning। ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, डायरेक्ट लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये फोकस होता है कि टीचर जब आपकी क्लास में आके एंटर करे वो आपको सीधा सीधा जो आपका सब्जेक्ट या जो आपका टॉपिक वो आपको पढ़ाने आया है उसके रिलेटेड आपको नॉलेज दे दे। ठीक, डायरेक्ट लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होता है कि नॉलेज को डिलीवर किया जाए। कौन सी नॉलेज को? जो भी टॉपिक वो पढ़ाने आया है। फोकस नहीं होता है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। ठीक है, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको वो सीधा आपके पास टीचर आएगा, आपको समझा देगा, एग्जाम्पल्स दे देगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट क्या है बेटा इसको समझिए। यहीं पे हमसे स्ट्रैटेजीज पूछी गई हैं। देखिए, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा, प्रमोटिंग इंक्वायरी नहीं है। बिकॉज अगर टीचर आके आपको इंक्वायरी के लिए बोले, मतलब कि वो कहे बेटा डाउट है पूछो या ऐसा क्यों हो रहा है कुछ समझ आ रहा है, तो वो आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ही फोकस आएगा। ठीक, फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है। ठीक, गिविंग रिव्यू एंड रिकैप्चुलेशन डायरेक्ट लर्निंग में आएगा। बिकॉज रिकैप्चुलेशन का जो मतलब होता है वो यही है कि बार बार टीचर आपको एक चीज बताएगा ताकि आपको वो कहीं ना कहीं ध्यान हो जाए या रट जाए वो चीज, जो भी वो नॉलेज देने आया है। आपको कॉन्सेप्ट को या उसके प्रोसेस को समझने के लिए एम्फसाइज नहीं किया जाएगा। प्रॉब्लम रेजिंग ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, यस, वो आपको प्रैक्टिस भी कराएगा डायरेक्ट लर्निंग में। ठीक, और प्रॉब्लम रेसिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं। जब देखो, आपको यही नहीं बोला जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें। जब इंसान कॉन्सेप्ट डेवलप करता है तभी उसको डाउट आते हैं, तभी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम रेसिंग को भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट लर्निंग में नहीं एसोसिएट होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1, 4 एंड 5, दैट इज 1, 4 एंड 5 विल बी द राइट आंसर फॉर अस। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Next question. The performance of a student is compared with another student in which type of testing? जब आप एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हो हम उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड
टेस्टिंग। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है या जो टाइप ऑफ टेस्टिंग है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टाइम एंड अगेन ये चारों चीज़ें तो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक, मैं आपको चलिए बता देती हूँ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है। यहाँ पे जैसे आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, क्राइटेरियन टेस्टिंग में क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि जिन भी बच्चों के अगर 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है उसमें से 40 से अबव आएंगे उनको गुड ग्रेड मिलेगी या ए ग्रेड मिलेगी, और उसके बिलो वालों को बैड ग्रेड या एफ ग्रेड मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया क्या है, 40/50 का आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया, उस हिसाब से आप बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में ये होता है कि आप बच्चों को बार बार बोलते हैं कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई कॉन्सेप्ट समझने में, या उनको आप उस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक, समेटिव टेस्टिंग में ये समेटिव से आप देख सकते हैं समरी की तरह होता है, और ये ईयर एंड में या सेमेस्टर एंड में जो आपके एग्जाम्स नहीं होते, सेमेस्टर एग्जाम्स या जो आपके ईयर एंड में पेपर्स होते हैं जिसमें आपकी कलेक्टिव नॉलेज जितना भी आपने साल भर या सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है उसको टेस्ट किया जाता है, वो होती है समेटिव टेस्टिंग। नॉन टेस्टिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज और हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। हमें यहाँ पे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। लर्नर का कमिटमेंट हेल्प करेगा, पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर नहीं। देखिए, पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है उसकी कोर्स ऑफ स्टडी में, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर मतलब कि जो भी सब्जेक्ट, जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहा है तो इससे पहले उसने कितने अच्छी नॉलेज है उसको परसेंटेज चैप्टर के बारे में, ये इफेक्ट करेगी उसकी कोर्स ऑफ स्टडी में। स्किल ऑफ द लर्नर भी इफेक्ट करेगा, फैमिली साइज नहीं इफेक्ट करेगा, ना ही सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक, यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा आंसर 1, 4 and 3, 1, 3 and 4 will be the right answer, which is your option number 1. Moving on to the next question, जो है a shift in attitude in respondents between 2 points during data collection is called। जब आप देखें कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स है, बेटा रिस्पोंडेंट्स कौन होते हैं, रिस्पोंडेंट्स जैसे कि जब आप सर्वे करते हैं या क्वेश्चनएयर करते हैं, जब आप इंटरव्यू करते हैं, जो भी व्यक्ति उस इंटरव्यू या उस सर्वे या उस क्वेश्चनएयर को रिस्पॉन्स करते हैं उनको रिस्पोंडेंट्स बोला जाता है। जब आप देखें कि इनके एटीट्यूड में शिफ्ट आ रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो उनसे, उसको बोला जाता है रिग्रेशन इफेक्ट। क्यों? देखिए, रिग्रेशन इफेक्ट, रिग्रेशन सबको पता है। देखिए, रिग्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप फोरकास्ट करते हैं कि आपके एक वेरिएबल पे एक वेरिएबल का मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे दूसरे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का या और 2-4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या फर्क पड़ता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा रिग्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे अब हमें लिस्ट दे दी गई है और हमें आइडेंटिफाई करना है किसको, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स को। देखिए, सैम्पलिंग में आपके मेनली 2 टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रैंडम का। ठीक, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कॉन्सेप्ट होता है नॉन रैंडम का। कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जिसमें जितने भी आपके लोग हैं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलेक्ट होने की। वहीं पे अगर आप दूसरी ओर देखें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि वो किस रिस्पोंडेंट को सेलेक्ट करेगा, किसको नहीं। मतलब कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं हो रही होती है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सेलेक्ट होने की। ठीक, यहाँ पे हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका एक डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड देन कोटा सैम्पलिंग। ठीक, 2, 3 and 5 will be the right answer and this is option number 4. सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है जो प्रोसेस बेस्ड होते हैं एज कंपेयर टू कंटेंट बेस्ड। अच्छा, प्रोसेस और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, प्रोसेस बेस्ड वो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, जो आपको सोचने में या आपके कॉन्सेप्ट को या आपकी क्रिएटिविटी को मजबूर करते हैं कि आप एक चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए थोड़ी मशक्कत करें, थोड़ा सोचें। ठीक, लेकिन जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और उसमें आपका जो कंटेक्स्ट या जो आपका कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं गिवन होता है। आपको ज़्यादा
थिंकिंग के लिए प्रमोट नहीं किया जाता है। तो हमें अगर आपसे बोले प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन तो समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन जो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो नॉट कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जो आपकी थिंकिंग को लिमिटेड कर रहे हैं, उनका एक लिमिटेड सा सीमित सा आंसर है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन को ढूंढना है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन और डाइवर्जेंट लिखा है। चलिए आइए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का मतलब समझते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हमने यहाँ लिखा। कन्वर्जेंट का अगर वैसे भी आप इंग्लिश में मतलब समझे तो ये होता है आप एक चीज के ऊपर पहुंच रहे हैं, एक नैरो पॉइंट के ऊपर आप पहुंच रहे हैं। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि जब आप उस नैरो पॉइंट से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, वही होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना बेटा, वो ऐसा आंसर होता है कि आप एक चीज के ऊपर, एक लिमिटेड चीज के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्जेंट में आपका क्वेश्चन आपको दिया है और आप वैरायटी ऑफ आंसर्स या वैरायटी ऑफ थॉट्स को अपने दिमाग में ला रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, हमें थॉट वाले क्वेश्चन चाहिए, हमें थिंकिंग वाले, तो डाइवर्जेंट है। फैक्ट बेस्ड नहीं हो सकते क्वेश्चंस, ऑब्वियसली। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यस, वही थिंकिंग से रिलेटेड। ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन कौन से होते हैं, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ओपन क्वेश्चंस मतलब समझ आ रहा होगा जिनका आंसर जो है आप थोड़ा विस्तार में दें। जैसे कि मैंने पूछा कि आपकी क्या फीलिंग्स है कोरोना वायरस के बारे में, या आपको जो ये पैंडेमिक है आपके क्या नेगेटिव थॉट्स है इसके बारे में। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का एक एग्जांपल, क्या आप मैरिड है या नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो। आपकी उम्र 10 साल से ऊपर है या 10 साल से नीचे, ठीक, इसमें अगर 10 साल से ऊपर है तो आप यस करेंगे, नो होगा तो आप नो करेंगे, ठीक। तो क्लोज ऐसे एंडेड क्वेश्चन में आंसर की लिमिटेशन हो जाती है, सीमित सा आंसर होता है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में चांस दिया जाता है व्यक्ति को कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। तो यहां से हमें समझ आ गया हमारे जो प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 2, 4 एंड 5 एंड आंसर इज आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से एग्जाम्पल बताइए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का। देखिए, परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप जो है एज एन एम्प्लॉय, आप ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक, आप कैसे काम कर रहे हैं और कैसे उसका आउटपुट आ रहा है, ये देखा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट से। एप्टीट्यूड टेस्ट देखते हैं कि जो भी ट्रेनिंग से या डेवलपमेंट से आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्किल सिखाई जा रही है, क्या आपने वो स्किल सीखी है या नहीं सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हमें देखना है। देखिए, एक आर्टिकल को संजय ने सेल किया था पहले लॉस परसेंट में, फिर उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस 175 बढ़ गया, तो उसकी वजह से उसका गेन परसेंट 10 हो गया। हमें बताना है इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए, इसके एक लॉन्ग मेथड है सॉल्व करने का और एक शॉर्ट मेथड है। पहले लॉन्ग मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। सीपी को हमें फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं एक्स, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सीपी था, सॉरी, जो आपका सामान, जो आर्टिकल था वो सेल हो रहा था, वो लॉस पे सेल हो रहा था। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम कह सकते हैं 100 माइनस L परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी होता है। तो इस हिसाब से 100 माइनस 25% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी क्या हुआ आपका 75 बाय 100x आपका जो है वो सीपी आ रहा है। इस हिसाब से यहाँ तक आपका जो सीपी है वो 75 बाय 100x है, जिसको आप 3/x/4 भी लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ जो आपका सेलिंग प्राइस था वो 175 रुपीज इंक्रीज हो गया, ठीक, 175 रुपीज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से आपका गेन हुआ 10%। तो मैं कह सकती हूँ जो आपका न्यू सीपी होगा एसपी वो 3/x/4 प्लस 175 है, ठीक। एक इस नजरिए से आप देख सकते हैं। दूसरा आप ये भी तो बोल सकते हैं कि न्यू एसपी आपका क्या होगा, ठीक। आपका मैंने अभी ये आपको फॉर्मूला बताया, ये वाला देखिए, जब आपका लॉस हुआ था आपने परसेंट को माइनस किया था, अब आपका गेन हुआ है तो आप गेन परसेंट को ऐड कराइए, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी करिए। तो इस हिसाब से आपका 110 बाय 100x हुआ, जिसको आप 11 बाय 10x लिख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये नया सीपी, दोनों हिसाब से नए सीपी आ गए, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3x/4 प्लस 175, ठीक। हम इसको इधर साइड पे ले आए तो हमारा आंसर जो है इज इक्वल्स टू 175, ठीक। अब आप इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 20 आएगा इसका, 20 आएगा इसका एलसीएम, जिसकी वजह से 10 2 जा 22x माइनस 15x इक्वल्स टू 175, देन 7x इज इक्वल्स टू 175 इंटू 20, x इज इक्वल्स टू 175 इंटू 20 बाय 7, जिसका आपका आंसर बन रहा है 7 2 जा 14
एंड 7 5 ज़ा दिस, x इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़। x हमारा क्या था, हमारा CP, जिससे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 500। देखिए, इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। हमने देखा कि हमारा जो पहले लॉस था वो कितना था। देखिए, हमारा लॉस हुआ था जब हमने आर्टिकल को सेल किया था -25%। उसके बाद हमारा किस पे हम लोग इवेंचुअली आए, गेन, जो कि था 10%। अब आप देखिए आपने कितनी जर्नी ट्रैवल करी। -25 से 0 में आने के लिए कहीं ना कहीं 25% का गेन हुआ होगा, तभी तो आप 0 पे आए -25 से। और 0 से 10% पे आने के लिए वो तो पहले ही पॉजिटिव था, तो और 10% का गेन है, मतलब आपका टोटल गेन कितना हुआ, 35% का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ द सेलिंग प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 175, इसका मतलब है कि 175 का कहीं ना कहीं गेन हुआ है। तो आप कह सकते हैं 35% इज इक्वल्स टू 175 और 100% कितना इसके बराबर होगा। ठीक, 100% जो यहाँ पे है वो CP होगा। 100% आपका होगा, मैं बताती हूँ, 175 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100 विच मेक्स इट टू बी 35 1 जा 5, देन CP इज इक्वल्स टू 500 अगेन। ये एक शॉर्टकट ट्रिक थी जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी एग्जाम में आए, या एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग मेथड तो आपके पास है ही सॉल्व करने के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज एज इम्पॉर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। हमें आर्ग्यूमेंट के टाइप को बताना है, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एनालॉजिकल। यहाँ पे आपका आंसर है एनालॉजिकल। देखिए, एनालॉजिकल वाले आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक होती है, जैसे कि कहीं भी अगर दो स्टेटमेंट्स के बीच में आपको कंपैरिजन दिया जाए या कुछ सिमिलैरिटी दी जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो प्री एक्टिव स्टेज ऑफ लर्निंग होती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज कम्युनिकेशन की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। ठीक, जहाँ आपका सिमिलैरिटी हो या कंपैरिजन हो, या जहाँ पे वर्ड्स जस्ट एज या लाइक का प्रयोग हो, तो आप समझ जाइए कि ये जो आर्ग्यूमेंट है आपकी एनालॉजिकल है। Next, mass media does not have a predetermined function for everyone and people use them the same way they like. This is suggestive of the fact that कह रहे हैं जो mass media होती है ये सबके लिए एक प्री डिटर्मिन्ड फंक्शन, मतलब पहले से एक निर्धारित कोई फंक्शन नहीं तय करती सबके लिए, और पीपल जो हैं अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक, अपनी सोच के हिसाब से। कहने का मतलब है कि जो मास मीडिया है वो लोगों को इतना भी नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे वो अपने मतलब कि अपनी हाथों पे उसको नचाना जाए वो नहीं नचा सकती है। ठीक, और लोगों के पास खुद का अपना डिस्क्रिप्शन होता है जिसको वो यूज़ करके जैसे भी उनके जो फंक्शंस है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है क्या फंक्शन, इसका कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कोई इसका कम्युनिकेशन से या उस यूनिट से रिलेशन तो नहीं है अगर आप थ्योरेटिकल वाइज देखें कि अब क्यों ऐसा क्यों है कि मास मीडिया लोगों को नचा नहीं सकती, क्योंकि ऑडियंस एक्टिव है, उनके पास खुद का अपना दिमाग है। ठीक, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन से अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, खुद समझ के कि क्या चीज़ उनको दिखाई जा रही है मास मीडिया में। कंटेंट इज ऑफ लैक्स सिग्निफिकेंस, नहीं। कंटेंट लैक्स प्लूरलिटी, ये भी नहीं। ऑडियंस आर होमोजेनस, नहीं, सब लोग एक जैसे थोड़े ना होते हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑडियंस जो है वो एक्टिव है, इसीलिए जो भी उनको पसंद है उस हिसाब से वो उस तरीके से यूज कर सकते हैं, ना ही जो मास मीडिया उनको दिखाना चाहे उस तरीके से। ठीक, द एवरेज ऑफ 35 रॉ स्कोर्स इज 18। चलिए अब यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चंस आ गए। एवरेज का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। यहाँ पे आपकी टोटल 35 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना बोला गया है, 18। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज, मैंने आपको क्या कहा, एवरेज जो है 18 है, और 18 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है, 35। ठीक, तो हम टोटल सम कितना बोल सकते हैं, आप 18 इंटू 35 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 630। ठीक, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 630 ही आ रहा है, मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ऑफ देम इज 14। जो 35 दिए ना, इन 35 में जो पहले 17 है उनका जो एवरेज है वो है 14। ठीक, इस 17 में से पहले 35 टोटल थे। ठीक, आपके कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए और 18 होने चाहिए और। ठीक, तो इनका क्या टोटल दिया हुआ है, दैट इज एवरेज इज 14। ठीक, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट
17 का आपका एवरेज कितना है, 14, सिर्फ 14 एवरेज है, 17 टोटल नंबर में है, सम आपका यहाँ है, तो आप कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट आपका कितना बना, 14 इंटू 17 विच मेक्स इट टू बी 238। ठीक, इसके बाद लिखा है एंड दैट ऑफ लास्ट 17 इज 20। देखिए यहाँ पे 35 आपके टोटल थे, इन्होंने कहा पहले 17 का आपका एवरेज जो है वो 14 है और लास्ट 17 का कितना एवरेज है, 20 है। ठीक, तो यहाँ पे बीच में कौन सी फिगर रह गई, यहाँ पे बीच में रह गया आपका जो है 18th रॉ स्कोर, तभी तो 17 18, तभी तो आगे जाके आपका टोटल 35 नंबर का बनेगा। ठीक, तो हमें 18th का ही रॉ स्कोर निकालना है। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी हमने क्या फाइंड किया, हमें बताया गया जो लास्ट 17 है उनका जो आपका एवरेज है वो 20 है। सम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट और डिवाइडेड बाय 17 विच इज 340। अगर मैं इसको प्लस करूँ और इसको प्लस करूँ तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट 17 और लास्ट 17 का जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है वो मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें 35 की टोटल ऑब्जर्वेशन दी और इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें 34 की ऑब्जर्वेशन मिल गई, मतलब एक ऑब्जर्वेशन रहेगी वो हमारी 18th ऑब्जर्वेशन होगी, वो हमें मिल जाएगी हम जब 630 में से 578 को माइनस करेंगे। 638 माइनस 578 विच इक्वल्स टू 52। तो आपका आंसर है 52 जो कि आपकी है रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। Next, when subject and predicate of both the premises are same but differ in quality only। यहाँ कह रहे हैं कि जब आपका सब्जेक्ट भी और जो प्रेडिकेट होता है दो premises का सेम हो लेकिन क्वालिटी में अंदर हो, तो यहाँ पे आंसर आपका कॉन्ट्ररीज है। अगर यहाँ लिख दिया जाता कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम हो लेकिन क्वांटिटी में अंतर है, तो आपका आंसर होता सब ऑल्टरनेशन। ओके, ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे आप वेन डायग्राम बना लिया करिए जब भी सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आए। प्रोपोजिशन नो रेड इज ब्लैक, पहले नो रेड इज ब्लैक बना लेते हैं, ये आपका रेड है, ठीक, ये आपका ब्लैक है, ये आपका प्रोपोजिशन दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा कोड इसमें से सही है और कौन सा नहीं। नो रेड इज ब्लैक दिया, हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिया। पहली स्टेटमेंट नो ब्लैक इज रेड, बिल्कुल ठीक, जैसे रेड ब्लैक नहीं है वैसे ब्लैक रेड नहीं है। ऑल रेड इज ब्लैक, बिल्कुल नहीं, आप कहीं देख सकते हैं स्टेटमेंट से सीधा सीधा। सम रेड इज नॉट ब्लैक, नहीं, जब नो रेड लिखा है ना मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया है, दोनों में नो एप्लीकेबल है। ठीक, रेड इज नॉट ब्लैक, यस रेड इज नॉट ब्लैक, दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो आंसर विल बी 1 and 4 ओनली। सिंपल क्वेश्चन था ये सिलोजिज्म का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग इज कोडेड एज 5 एंड गवर्नमेंट को कोड किया 9, तो हम ऑक्सीडेंट को क्या कोड करेंगे। देखिए रीजनिंग के अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स पढ़े, रीजन में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, ठीक, लेकिन कोड किया गया है 5। वहीं अगर आप गवर्नमेंट के लेटर पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गवर्नमेंट में 10 लेटर्स हैं तो उसको कोड किया गया है 9। यहाँ आप रिलेशन देख सकते हैं, रीजन में 6 लेटर थे तो 5 कोड किया, गवर्नमेंट में 10 लेटर्स थे तो 9 कोड किया, मतलब -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जितने भी एक वर्ड के अंदर लेटर्स होंगे उस लेटर -1 चलेगा। तो अगर हम एक्सीडेंट में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 लेटर्स हैं, -1, आपका आंसर आएगा 7, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, SMTP का एक्रोनिम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, एक और आपका क्वेश्चन आ गया सिलोजिज्म पे, इस शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, यहाँ पे हमें 2 प्रमाइस दिए, उनके 4 कंक्लूजन है, हमें बताना है सही है या नहीं। देखिए यहाँ लिखा है सम बैग्स आर टेबल्स, आइए इनको बनाते हैं, सम बैग्स आर टेबल्स। ठीक, ऑल बैग्स आर चेयर। ठीक, जितने भी आपके बैग्स हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी बैग्स हैं, ये जो सब के सब बैग्स हैं, ये एक और कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं जो कि है आपकी चेयर। ठीक, आपसे ये आपकी वेन डायग्राम बनेगा। क्या पहले का बना कि कुछ बैग्स जो थे वो टेबल थे और जितने के जितने बैग्स हैं वो सब के सब चेयर हैं। ठीक है, पहला सम टेबल्स आर चेयर्स, यस, कुछ टेबल्स आपके चेयर होंगे, आप यहाँ से डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक, दिस इज करेक्ट। नो चेयर इज टेबल, रॉन्ग। सम चेयर्स आर बैग, सम चेयर्स आर बैग, कुछ जो चेयर्स हैं वो बैग हैं। हाँ, ये देखिए, ये अगर ये चेयर्स का आपका पूरा डायग्राम है तो आप देख सकते हैं इतना पोर्शन तो बैग ने कवर किया हुआ है, तो ये भी सही है।
सम बैग्स आर नॉट टेबल्स, सम बैग्स आर नॉट टेबल्स। देखिए, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और जो आप स्टेटमेंट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं उसको आप नहीं उठाएंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो बनेगा 1 and, एक मिनट, वो बनेगा 1 and 3 ओनली। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल। दिखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछा है आपसे, कहा है कि एक अगर कोई इंटीजर है उसका सम करिए उसके रेसिप्रोकल के साथ, ठीक, इसमें से मैच करना है। अब इस क्वेश्चन को करने की आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो इसका रेसिप्रोकल दिया है हम उसी नंबर्स को उठाते हैं, ठीक है। पहले 8 को लेकर देखते हैं, 8 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/8 जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 8 का आपका एलसीएम आएगा, ठीक, 64 + 1, क्या 65/8 हमारे ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। अब 5 को करते हैं, 5 + 1/5 = 5, ठीक, यहाँ पे आपका 25 + 1 विच इक्वल्स टू 26/5, और ये हमें दिख गया हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि एक इंटीजर का सम उसके रेसिप्रोकल के साथ क्या होगा। बेस्ट टेक्निक यही होगी, यहाँ पे जो भी आपको डिनोमिनेटर में नंबर दिख रहे हैं उनको आप उठाइए, प्लस करके देखिए उनके रेसिप्रोकल के साथ और आंसर मैच करिए क्वेश्चन से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको मैच करनी है मीडिया को और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन से। देखिए, ऑडियो को हम ये नहीं कहते भैया, इसकी जब हम रेडियो लगाते हैं तो आपके कार्स में तो कहा जाता है कि इसकी भैया फ्रीक्वेंसी को ठीक करिए, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जब वो ठीक होती है तभी वो पर्टिकुलर जो रेडियो का चैनल होता है वो उसको कैच करता है, ठीक। नेक्स्ट आपका बैंडविड्थ लिखा था कि बैंडविड्थ का जो है कनेक्शन होता है वो इंटरनेट के साथ होता है। बैंडविड्थ की डेफिनेशन ये होती है कि कितना डेटा को आप ट्रांसफर कर लेते हैं एक टाइम के ऊपर, ठीक। तो ये आपके इंटरनेट से एसोसिएटेड है, ठीक। अगर आप यहाँ से देखें, and then advertising is a means of non-personal communication, because advertising में आप non-personal communication, जैसे कि एक सेल्समैन जो होता है वो पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, वो आपके सामने है, वो आपको बताता है कि क्या खरीदना चाहिए, क्या एक प्रोडक्ट के क्या स्पेशलिटी है, क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक। लेकिन एडवर्टाइजिंग में आमने सामने या फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती है। न्यूज़पेपर इज अ लीनियर कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब एक तरफा कम्युनिकेशन। ऐसा तो नहीं है ना, हमारे घर में जब न्यूज़पेपर आता है तो उसमें जो भी न्यूज़ लिखी होती है वो हमें एक बंदे ही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उनको उसके फिर से कुछ लिख कर फिर तो वापस नहीं करके देते ना न्यूज़पेपर में। तो दैट इज अ लीनियर कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आपका आंसर मैच करने के बाद ऑप्शन से बनता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंसेस। देखिए, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस को लगाना है। देखिए, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्यू। सबसे पहले चीज समझिए कि कम्युनिकेशन आया, ठीक, उसके बाद लैंग्वेज आई। लोगों को यहाँ पे बहुत डाउट होगा कि ये क्या बोल रही हैं मैम, लैंग्वेज पहले आया या पहले कम्युनिकेशन, हमें ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जब लैंग्वेज नहीं डेवलप हुई थी, मतलब कि जब कोई लैंग्वेज नहीं थी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच ये सब नहीं थी, तब भी तो लोग कम्युनिकेट करते थे। आज भी कोई एक इंसान आ जाए जो फ्रेंच बोलता हो, ठीक, क्या मैं उससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ? अगर कोई सामने आपके बैठा है वो फ्रेंच बोलता है और आपसे वो कुछ बात करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? हाँ, वो आपसे बात कर सकता है। कैसे? अगर उसको आपको पूछना है कि आपका हाल चाल कैसे है, वो आपके हाथ के इशारे से कर सकता है, उसके एक्सप्रेशंस बता सकते हैं, वो कुछ भी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है वो तो इसी के बेसिस में है कि बिना किसी लैंग्वेज का, बिना किसी वर्ड्स का यूज करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक। पहले जब थे, अगर दो लोग जो हैं अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो इशारों में, अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो अगर वो फ्राउन करे अपने एक्सप्रेशन में, फेशियल एक्सप्रेशन में, तो समझ आ जाएगा। अगर कोई बहुत खुश है वो हंस के दिखाए, ठीक, अगर वो ठीक है उसकी तबीयत, वो थम्स अप करके दिखाए या थम्स डाउन करके दिखाए, तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही तो है। लेकिन कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए लैंग्वेज डेवलप करी गई, ठीक, ताकि सिर्फ इशारों में नहीं, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं, लेकिन एक लैंग्वेज के माध्यम से और प्रॉपर यूज हो। जब आप एक लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का फॉर्म देती है। क्यों? जैसे हमारी मदर टंग है, ठीक, हमारी मदर टंग है, हमारे जैसे कंट्री में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं,
ठीक, उससे आपकी एक सोसाइटी फॉर्म होती है, उन लोगों की सोसाइटी जो एक सिमिलर लैंग्वेज स्पीक करते हैं। जब वो सोसाइटी फॉर्म होती है तो बड़े रूप में एक सिविलाइजेशन का फॉर्म होता है। हम सब ने इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इनका नाम सुना होगा। ठीक, सिविलाइजेशन में ना देखो, सिविलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों का एक समेशन होता है जिसमें आपकी सिटीज़, कल्चर या आपकी सोसाइटी, ठीक, इन सबको, सारे पैरामीटर्स को, ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स को इकट्ठा किया जाता है, तब सिविलाइजेशन बनती है। ठीक, अगर इस सीक्वेंस से अगर आप लॉजिकली सोचें या आप एक कॉमन सेंस लगा के सोचें तो पहले कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए आप लैंग्वेज जब बनी उसकी वजह से एक सोसाइटी फॉर्म हुई तो एक सिविलाइजेशन फॉर्म हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कम्युनिकेशन से ही। अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन the sender transmits the message enters the channel, message leaves the channel, the receiver understands the message। जब एक रिसीवर को जो भी उसको मैसेज सेंड किया जा रहा है समझ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन का मकसद है वो हो जाएगा कंप्लीट। Next, question number 24. A customer writes to a bank, kindly send me a statement of my transactions in my savings account, bank account A during the last 3 months। मतलब बेसिकली ये कस्टमर जो है बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांग रहा है बैंक से। तो ये क्या हुआ? इट विल बी इनपुट, मैसेज, आउटपुट, फीडबैक। सिंपली उसने एक मैसेज कन्वे किया है किसको? बैंक को। ठीक, ये भी आपका मैसेज है। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ऐसा देखा गया है कि कम्युनिकेशन से बहुत बेसिक क्वेश्चंस या कॉमन सेंस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इफ द प्रोपोजिशन ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टेकन टू बी ट्रू। यहाँ पे अब आपके आ गया एसओपी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। देखिए AEIO, ठीक है। ए क्या होता है आपका? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ये कहाँ फॉल करेगा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव में फॉल करेगा। ठीक, अगर ये ट्रू है, ठीक, और ये हमारा जो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ये आपस में ये कॉन्ट्ररी होते हैं, ये सब ऑल्टरनेशन होते हैं और ये सब कॉन्ट्ररी होते हैं। ठीक, ए एंड यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ की स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, वैसे ही अगर ये ऑल ट्रू है तो जो यूनिवर्सल नेगेटिव है वहाँ की स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। तो हमें यहाँ से ये तो समझ आ गया। तो अगर ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल है तो यहाँ पे आपका 2 प्रोबेबल आंसर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक बन सकता है नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल। ठीक, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल। ठीक, दूसरा क्या बन सकता है कि सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल। ठीक, आपने सम लगा दिया। ठीक, मतलब पर्टिकुलर आपने नेगेटिव कर दिया कि सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल। ठीक, और अगर हम आंसर चेक करें तो यहाँ पे बनता है रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, करेक्ट। सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये भी करेक्ट। नो रिपब्लिक्स are grateful, so your option will be 1, 2 and 3, that is answer number 3। I नहीं होगा क्योंकि अगर some republics are grateful ये true होता है तो आपका ये भी यहाँ पे यूनिवर्सल जो आपका affirmative है, यहाँ पे जो आपका particular affirmative है ये भी true होता है। ओके, इसलिए आंसर है 1, 2 and 3। देखिए ये था आज आपका पार्ट 1 of 2, that is मैं आपके साथ फिर लेकर आऊंगी इसका पार्ट 2 ऑफ 2। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।